लेट्स कंटिन्यू द थर्ड न्यूमेरिकल फ्रॉम पोटेंशियोमीटर। इसके पहले वाले न्यूमेरिकल लेक्चर में हमने दो न्यूमेरिकल कवर किए थे और विद द फॉर्मूला लिस्ट। अभी हमारे पास आ रहे हैं बेटा और तीन न्यूमेरिकल्स। सामने क्वेश्चंस आपके लिए गए हैं, ध्यान दीजिए। अलग अलग क्वेश्चंस को हमने यहाँ कवर किया बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। चलो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन में क्या है, इन अ पोटेंशियोमीटर। अगेन इन अ पोटेंशियोमीटर, तो गिवन डेटा फॉर इसके लिए है पोटेंशियोमीटर, दैट मींस वी आर अगेन स्टडीइंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोटेंशियोमीटर। बैलेंसिंग लेंथ इज फाउंड टू बी 2.5 मीटर फॉर अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट। क्या बोल रहे हैं, पहली बैलेंसिंग लेंथ 2.5 मीटर है जब सेल ऑफ ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। 1.5 वोल्ट के सेल के लिए बैलेंसिंग लेंथ इतनी है। फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर, वायर के ऊपर जो अपन बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं, ऑफ द अनदर सेल जिसका ईएमएफ कितना है 1.5 वोल्ट। यहाँ जो वर्ड है फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या वायर, कोई भी वर्ड आ सकता है। इट में कम विद द स्ट्रिंग, इट में कम विद वायर। तो आप बोलोगे वायर था ना सर, हाँ बेटा वायर खींच के बांधी जाती है ना, तो ऐसा स्ट्रिंग भी वर्ड डालते हैं, बैलेंसिंग लेंथ ऑफ वायर भी वर्ड डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर द अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट। तो हमारे पास देखो और एक सेल है 1.2 वोल्ट का, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ, दैट में से क्या है, कंडीशनल क्वेश्चन है। देखो कितना अच्छा कंडीशन दिया उन्होंने पहले बोला कि पहली बैलेंसिंग लेंथ कितनी है, वो 2.5 मीटर है। L1 इज 2.5 मीटर। कब, जब आपके सेल का ईएमएफ मतलब पहले वक्त में E1, L1 और E1 दिया है 1.5 वोल्ट। फाइंड क्या करने को बोला, बैलेंसिंग लेंथ। अगेन फाइंड करो, फाइंड में भी बैलेंसिंग लेंथ है ऑफ द वायर, तो बैलेंसिंग लेंथ मतलब L2 निकालना है। कब, फॉर अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 1.2 वोल्ट। अनदर दूसरे सेल के लिए, पहले सेल के लिए इतना, दूसरे सेल के लिए कितना। तो बेटा ये क्या है, इंडिविजुअल सेल मेथड रे, पहला यूज याद करिए। तो हमें अगेन 2 फाइंड में मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, क्या फाइंड आउट करना है, L2। तो याद करो ना कि डेटा कैसे आया है, इस सेल के लिए इतना तो इस सेल के लिए कितना, तो क्या निकालना है। यह है आपका एप्लीकेशन का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था इंडिविजुअल सेल मेथड के केस में। और आपको पता है कि इस इंडिविजुअल सेल मेथड में हमारा जब अपने दो सेल को इंडिविजुअली कनेक्ट किया था तो फॉर्मूला होता है E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2। क्योंकि देखो इंडिविजुअल दिया है, देखे रखा है 2.5 लेंथ है फॉर दिस वोल्टेज, तो सेकंड वाले निकालो फॉर दिस वोल्टेज, दो ये आपके लिए दो रिस्पेक्टिव लेंथ। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना होगा। अब जो वैल्यूज दिया है वो हम लोग डाल देते हैं। 1.5 वोल्ट हमारे E1 की वैल्यू, 1.2 वोल्ट हमारा E2 का वैल्यू। देखो वही समझाना है। वोल्ट वोल्ट यूनिट क्या होगा बेटा, कैंसल। डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल भी क्या होने वाला है, कैंसल। ठीक है, मतलब नेक्स्ट स्टेप में 15/12 बच जाएगा। L1 की वैल्यू कितनी है, L1 बिकम्स 2.5, फाइंड आउट करना है L2। पहले तो यूनिट कट गया, इधर का वोल्ट वोल्ट, अबे L1 सेंटीमीटर में है, मतलब L2 भी काय में आ जाएगी, सेंटीमीटर में आ जाएगी लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ। तो देखो यहाँ पर डेसिमल कैंसिल हो गया, 1.5 1.2, डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल हट गया, तो 15 डिवाइड बाय बच जाएगा यहाँ पे 12, एंड इट इज 2.5 डिवाइड बाय L2। मुझे लगता है ये 3 के टेबल में आ रहा है, इजीली हम काट सकते हैं। 3 के टेबल में इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो याद करो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 3 4 जा नीचे बन जाएगा 12 और 3 5 जा हो जाएगा 15, 2.5/L2। और 5 के टेबल में 25 आता है, न्यूमरेटर डायरेक्ट काट सकते हो, है या क्रॉस करके बाद में काट दीजिए, चलेगा। तो L2 निकालना है, इधर जाएगा, ये देखो 2.5 इंटू हो जाएगा 4 डिवाइड बाय 5। ये मैं बोल रहा था कि 5 को डायरेक्ट न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर भी काट सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो यहाँ से 5 5 जा 25, यहाँ क्योंकि डेसिमल है तो आपका आंसर आएगा 0.5 इंटू 4। तो याद करो 5 4 जा बेटा बन जाएगा 20, दैट इज 2.0 मीटर, मतलब L2 की वैल्यू आ जाएगी बैलेंसिंग लेंथ 2 मीटर। छोटा सा बेसिक सा क्वेश्चन, ठीक है, बट आया हुआ है एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, 2 बार आ चुका है, ध्यान देना। छोटे छोटे क्वेश्चन, इंडिविजुअल सेल मेथड है ना, 2 ईएमएफ दिए थे, एक लेंथ दिया था, एक लेंथ निकालना था। उल्टा भी हो सकता है, दोनों लेंथ देंगे, एक आधा सेल का ईएमएफ देंगे, अनदर सेल का ईएमएफ निकालने को बोल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर है उधर देखते हैं। द EMF ऑफ सेल इज बैलेंस्ड बाय 1.812 मीटर वायर ऑन पोटेंशियोमीटर। अगेन पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है और अब पहले आपको बोल रहे हैं कि जो भी EMF है पोटेंशियोमीटर का है ना वो बैलेंस हो रहा है उतने लेंथ पे। तो गिवन फॉर पोटेंशियोमीटर के लिए पहली बैलेंसिंग लेंथ है 1.812 मीटर एंड व्हेन द सेल इज शंटेड बाय, उस सेल के नीचे शंटिंग लगाते हो 5 ओम रेजिस्टेंस की, ठीक है, तो बैलेंसिंग लेंथ बन जाती है 1.51 ओम मीटर। सेकेंड बैलेंसिंग लेंथ आ गई बेटा L2 1.51 मीटर। 3 डिजिट में इसका लिखा जाओगे तो 1.510 मीटर हो जाएगा, है ना। तीसरा डिजिट नहीं है मतलब 0 है, 3 डिजिट में लिखना है। तो देखो निकालने को क्या बोला है, फाइंड करना इंटरनल रेजिस्टेंस। तो चलिए रेजिस्टेंस किस नाम में आएगा बेटा, वो कैपिटल R हो गया। कैपिटल R की वैल्यू कितनी है 5 ओम। तो आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट मींस स्मॉल r। तो बस यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देना है जो हम पता है। फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, R का फॉर्मूला था वी नो R इज इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू कैपिटल R। सभी वैल्यूज आपके पास है। L1 की वैल्यू 1.812 माइनस L2 का वैल्यू 1.510 डिवाइड बाय L2 का वैल्यू 1.510 मल्टीप्लाई बाय R विच इज 5। तो बस थोड़ा सा सब्सट्रैक्शन करना है। 1.812 से 1.510, 2 माइनस 0 बचेगा 2, 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 8 माइनस 5 मिलेगा 3, 1 माइनस 1 0, डेसिमल 3 डिजिट के बाद 3 डिजिट के बाद और अपॉन में 1.510 इंटू 5। मुझे लग रहा है कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट यहाँ पर भी है, इधर भी डेसिमल 3 डिजिट है। डेसिमल क्या हो जाएगा कैंसल। डेसिमल अगर हट गया बेटा आपका तो 302 की सेम डेसिमल है तो कट जाते हैं। यहाँ पर भी किया था 1.5 1.2 डेसिमल कैंसल है ना, मल्टीप्लाई बाय आप 10 या 100 ऐसे भी करके निकाल सकते हो। मीनिंग एक ही बनेगा। डेसिमल हट गया, यहाँ का भी डेसिमल हट गया 1510 इंटू 5 और फिर इफ आई थिंक 300 इंटू 5 1500 हो जाता है, 2 5 10। तो मुझे लग रहा है कि 302 का नीचे भाग अगर देना जाए तो यहाँ 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और इधर में हो जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि आई एम गेटिंग विथ 1/5 इंटू 5, 5 5 कैंसिल हो गया। तो आपके इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई बेटा सिंपली 1 ओम। और देखो सभी यूज के हम क्वेश्चन ले रहे हैं। ये इंडिविजुअल सेल का क्वेश्चन था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया आपका। अब आ रहे हैं लास्ट क्वेश्चन के तरफ, ठीक है। 5वां क्वेश्चन यहाँ का इस टॉपिक में जो हमने फिलहाल रखा है। देखो पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 10 मीटर। अब इसके लिए देखते हैं और यहाँ कौन सा हमने यूज लिया है वो चेक करते हैं। तो अगेन क्वेश्चन आया पोटेंशियोमीटर के लिए, तो पोटेंशियोमीटर की लेंथ कितनी है देख लो, रेडियस कितना है गिवन फॉर अ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर चल रहे हैं, इसका लेंथ दे दिया और इसका रेजिस्टेंस भी दे दिया, ठीक है। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ दी है 10 मीटर की और रेजिस्टेंस दिया है वो दिया है 10 ओम का। इधर में रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर शुड भी कितना दिया था 10 ओम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद उसी से जाने वाला करंट दे दिया, करंट की वैल्यू दे के रखी है 0.4 एम्पियर। करंट दे दिया, अच्छी बात हो गई, 4 × 10⁻⁻1 एम्पियर। What is the value of balancing length for the 2 cells of EMF E1? 2 cells of 2 सेल की बात कर रहे हैं ना। What is the क्या निकालनी है, बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है 2 सेल्स के लिए जिनके EMF दे दिए इतने इतने। 2 सेल है, सेल मतलब कौन हो गया बेटा, एक्सटर्नल सर्किट की बात चालू है। E1 की वैल्यू 1.3 वोल्ट और E2 की वैल्यू 1.1 वोल्ट। ये 2 सेल दिए गए और इसके लिए क्या निकालना है बैलेंसिंग लेंथ। बट कब ये ऐसे कनेक्ट करना है कि सबसे पहले किस में आ जाए असिस्ट और बाद में क्या में आ जाए अपोज। दैट मीन्स हमारा क्वेश्चन सम एंड डिफरेंस का है, हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है बेटा दोनों केस में। तो बैलेंसिंग लेंथ मतलब कौन निकालनी है L1। चलो इसको L1 बोल देता हूँ। L1 केस क्या, जब E1 और E2 क्या कर रहे हैं पहले असिस्ट कर रहे हैं तब का, और ऐसे ही बाद में बैलेंसिंग लेंथ निकालनी है विच इज L2
व्हेन बोथ E1 एंड E2 क्या कर रहे होगे, अपोज। तो हमें इस तरह से बैलेंसिंग लेंथ निकालनी। बोला था हमने आपको थ्योरी के दौरान भी, फॉर्मूला दौरान भी, कि इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी आता है। इंडिविजुअल मतलब ऐसे ये हम देखे बैलेंसिंग लेंथ का, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आएगा दोनों बैलेंसिंग लेंथ देंगे और बोलेंगे रेशो निकालो। तो आपको पता है बेसिक रेशो निकालने का फॉर्मूला इसका E1 by E2 is equal to L1 plus L2 upon L1 minus L2 होता है ना। दो लेंथ देके रेशो निकालने को भी आ सकता है, बट जनरली वैसा क्वेश्चन काफी कम आता है। जनरली ऐसे क्वेश्चन आता है ये आपसे बैलेंसिंग लेंथ। तो देखो आपको हमने यहाँ पर इंडिविजुअल फॉर्मूले ही बताए थे, उन इंडिविजुअल फॉर्मूले का आपको यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। विचार द इंडिविजुअल फॉर्मूले, तो मैंने आपको बताया था फॉर सम और असिस्ट केस के लिए अगर आप फॉर्मूला लगाते हो तो हमने आपको लिख के दिया था फॉर्मूला लिस्ट के दौरान, थ्योरी के दौरान भी, सम असिस्ट के लिए E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1 होता है। आपको L1 निकालना है तो आपको I सिग्मा की गरज पड़ेगी। I तो दिया है बट यहाँ सिग्मा दिया नहीं, तो चलो पहले सिग्मा निकालते हैं। सिग्मा का फॉर्मूला कितना बनेगा, I बाय L। तो R बाय L का फॉर्मूला लगाते हैं। R की वैल्यू कितनी है, 10 डिवाइड बाय 10, ये तो वही बना ओम पर मीटर। और क्योंकि फिर आपको I सिग्मा यूज करना है, तो वैसे तो I की वैल्यू डायरेक्ट ही है, तो वक्त पे भी डायरेक्ट डाल सकते हैं 0.4 या 4 × 1, तो डबल करने की गरज नहीं है। I सिग्मा इधर सिग्मा आ चुका है, तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्पेस बचाते हैं। ये सम का फॉर्मूला पहले मैं इधर में निकाल के इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। चलो नंबर 1 केस चलते हैं, फॉर सम और असिस्ट। सम और असिस्ट की बात करते हैं, है ना। तो इस सम और असिस्ट केस के अंदर, इस सम और इस केस के अंदर हम चलते हैं, तो आपको मिलेगा E1 प्लस E2 इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L1। E1 प्लस E2, व्हाट्स वैल्यू फॉर E1, इट्स 1.3, E2 की वैल्यू 1.1, I का वैल्यू 0.4 या 4 × 10⁻⁻1, कैसे भी आप इस्तेमाल करो, ये लो 0.4 ही डाल दे रहा हूँ। सिग्मा आया हमारा 1, बाजू में ही कैलकुलेट कर दिया है, और इंटू L1 1.3 प्लस 1.1 इट इज 2.4 इज इक्वल टू 0.4 इंटू 1 0.4 इज इक्वल टू L1। हमें L1 निकालना है, ये डिवाइड में जाएगा, इट्स 2.4 डिवाइड बाय 0.4 इज इक्वल टू L1। डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, 4 6 24। तो इस तरह से L1 की वैल्यू आई आपकी SI में, ठीक है, और वो आ जाएगी 6 मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस पर लेंथ ओम पर मीटर में था, तो ये मीटर में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी लेंथ आपको मिल जाएगी 6 मीटर की, फॉर सम और असिस्ट के केस के लिए, है ना। पहली बैलेंसिंग लेंथ हमने निकाल लिया। अब ऐसे ही हमें दूसरा बैलेंसिंग लेंथ निकालना है फॉर डिफरेंस, और उसी को बोलते हैं अपोज। फॉर डिफरेंस और अपोज की केस लगाते हैं इसके लिए, तो इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। डिफरेंस या अपोज केस के लिए क्या होता है, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू I इंटू सिग्मा इंटू L2। तो बढ़ते हैं, E1 माइनस E2 का क्या होगा, E1 1.3 माइनस 1.1, और I सिग्मा L, I की वैल्यू आपकी जो है वो है 0.4, सिग्मा आ चुका है 1, ये सिग्मा यहाँ पे कैलकुलेटेड है, सिग्मा की वैल्यू जो 1 आती है। तो बस अभी इस्तेमाल कर लिए, 1.3 माइनस 1.1 0.2, 0.4 इंटू समथिंग 0.4 इज इक्वल टू L2। ये अपॉन चला जाएगा, इट्स 0.2 डिवाइड बाय 0.4 L2। डेसिमल डेसिमल कैंसिल हो गया, मतलब 2/4 बच गया, है ना। और 2/4 दैट इज 2 1 जा और 2 2 जा, तो आपका L2 का वैल्यू आएगा 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सेकंड बैलेंसिंग लेंथ भी आपको पहुंच जाएगी 0.5 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से न्यूमेरिकल खत्म हो गए। पोटेंशियोमीटर का हर एक क्वेश्चन हमने यहाँ पर ले लिया, बेसिक बैलेंसिंग, बेसिक फॉर्मूलेस, इंडिविजुअल सेल मेथड, इंटर रेजिस्टेंस एंड सम एंड डिफरेंस मेथड, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे नए न्यूमेरिकल्स के साथ फ्रॉम मीटर ब्रिज। पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल्स के बाद अभी हम शुरुआत कर रहे हैं मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल्स की। तो आपके सामने मीटर ब्रिज का न्यूमेरिकल लिखा गया है, 2 न्यूमेरिकल आपके सामने है। मीटर ब्रिज के न्यूमेरिकल बेटा अगेन काफी अच्छे होते हैं,
मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स को सॉल्व करना आता नहीं है बिकॉज दे राइट द गिवन इन वन वे गिवन नहीं लिखना है, कुछ तरीके से सॉल्व करना है। क्वेश्चंस काफी इजी लगेंगे, चीजें भी समझ में आ जाएगी और डेटा लिखने का तरीका भी समझ में आ जाएगा। पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। टू रेजिस्टेंसेस ऑफ वैल्यूज 20 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन लेफ्ट गैप एंड राइट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज। देखो वर्ड तो आपको दिख गया, किसकी बात शुरू है बेटा? मीटर ब्रिज। जो कुछ तरीका बता रहा हूं उसे फॉलो करो, मीटर ब्रिज के क्वेश्चन काफी इजी लगेंगे। जब भी क्वेश्चन आएगा मीटर ब्रिज के लिए, सीधा वी नो फॉर अ मीटर ब्रिज, फॉर्मूले से शुरू करना, फॉर्मूले से शुरू करो। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला कितना होता है? मीटर ब्रिज का फॉर्मूला होता है x अपॉन आर। x क्या होता है वहां पे? रेजिस्टेंस ऑफ लेफ्ट गैप, r होता है रेजिस्टेंस ऑफ राइट गैप, इज इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l। दैट्स व्हाट द आवर फॉर्मूला इज टू बी। शुरुआत करना फॉर्मूले से और एक साथ पूरा गिवन नहीं लिखना, वन बाय वन कंडीशन लगाना है। जैसे पहली कंडीशन में यहाँ क्या है? दो रेजिस्टेंस, एक है 20 ओम का और एक 30 ओम का, कनेक्ट किया गया है लेफ्ट गैप और राइट गैप ऑफ मीटर ब्रिज में। एक्स को बोलता है लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, आर को क्या बोलते हैं? राइट गैप का रेजिस्टेंस। देखो अभी हमारे पास क्या है, तो हमारे पास अगर हम जैसे आते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास क्या है? ये जो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हमें देके रखिए लेफ्ट गैप के। तो फर्स्ट कंडीशन में अपन सबको x1, जैसे x को x1 लोटेन देंगे, x1 की वैल्यू कितनी है भैया? 20 ओम। वैसे ही याद करिए राइट गैप का रेजिस्टेंस जिसको मैं R1 बोल दूंगा, ये बनेगा बेटा मेरा 30 ओम। तो ये 1 के R1 कहां से नोटेशन आया? देखो आपका फॉर्मूला x बाय r है, फर्स्ट कंडीशन लग रहा है इसलिए x1 R1 दे रहे हैं। तो x1 R1 अगर है तो क्या आपको लेंथ दिएगा बेटा? नहीं। तो हम यहाँ क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? लेंथ। तो देखो मैंने डायरेक्ट कंडीशनल क्वेश्चन उठाया है, दो कंडीशन का, सिंगल का क्वेश्चन नहीं उठाया। ये तो आपको एनी टाइम करना आएगा। क्या अगर XR दिया है L निकालना, कोई भी दो क्वांटिटी दी, तीसरी क्वांटिटी निकालना इजीली आ जाएगा। वो तो अभी होने वाला भी है, अपन भी क्या निकालने वाला है यहाँ पे? L। तो छोटे क्वेश्चन 2 मार्क के आप इजीली सॉल्व कर लोगे। हमने उठाया है दो कंडीशन का क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो मेरे पूछा जाता है, करेक्ट। वो क्या है वो बाद में देखते हैं। जितना आपको दिखा उतना पहले आप शुरुआत करना शुरू करो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसकी एक रफ एंड डायग्राम भी आपको बता देते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर लगा देंगे। डायग्राम बिकम्स क्या है? देखो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस को अपन x बोलते हैं, है ना। तो अभी हमारे पास लेफ्ट गैप में रफ एंड डायग्राम जानबूझ के आपको क्लैरिटी आए, इधर में लगा है 20 ओम का रेजिस्टेंस, x1 की वैल्यू, राइट गैप का रेजिस्टेंस जो है बेटा हमारा, जिसे हम लोग R1 बोल रहे हैं, ये कितना है हमारे? 30 ओम का रेजिस्टेंस है। और अभी क्या हो रहा है, तो इसके लिए हम ढूंढ रहे हैं पहली वाली बैलेंसिंग लेंथ L1, यहां से कितना होगा, जो हमें नहीं दिया है। ये मैं आपको डायग्राम रिप्रेजेंट कर दिया, याद करो। ऐसे हमारा स्ट्रक्चर का, लेफ्ट गैप में एक रेजिस्टेंस, राइट गैप में दूसरा रेजिस्टेंस, और इधर क्या होती है? वायर। तो ये बैलेंसिंग लेंथ हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। तो चलो हम लोग इस फॉर्मूले को यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर A, जो हमने फॉर्मूला बना के रखा है। हम इसे अप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कंडीशन के लिए। तो ये x बाय r L बाय 100 में फर्स्ट कंडीशन के लिए क्या होगा? फर्स्ट कंडीशन के लिए फॉर्मूला होगा x1 बाय r1 इज इक्वल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। हमारी x1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज टू बी 20 ओम, वैल्यू फॉर x1, ठीक है। हमारे R1 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है 30 ओम। हमारी L1 हमको नहीं है, जो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन जो नीचे आएगा आपका वो होगा 100 माइनस L1। ये मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्या सबका जवाब आपको सेकंड कंडीशन पढ़ने के बाद समझ में आ ही जाएगा। सिर्फ मैं आपको इतना दिखा रहा हूँ कि आई एम सॉल्विंग अ क्वेश्चन लाइक जैसे 2 मार्क, x और r दिया है तो कौन निकाल रहा हूँ? L निकाल रहा हूँ, जो दिख रहा है वैसे। तो देखो 0 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो सिंपली यू आर रिमेन विथ 2 by 3 is equal to L1 by 100 minus L1। we'll do the cross multiplication कर लेंगे यहाँ से हम लोग। तो 2 into 100 it is 200 minus twice L1 is equal to क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे, डायगोनली क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो 2 into 100 200 twice L1 और थ्राइस L1। ये जो माइनस वाला ट्वाइस L1 है, ये माइनस वाला ट्वाइस L1 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ क्या मिला है, जब हमने क्रॉस किया 200 माइनस L1 इज इक्वल टू 3 L1,
शिफ्ट हो जाएगा, 200 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा 3 + 2 टाइम्स, आपको मिलेगा 5 टाइम्स। तो L1 की वैल्यू क्या होगी, डिवाइड में जाएगी, इंटू वाला अपॉन में 200 को 5 से डिवाइड किया, तो इस तरह से बैलेंसिंग लेंथ आपको मिल जाएगी 14 सेंटीमीटर। वाई इन सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है कि ये वायर जो है थ्योरी में हम पढ़ चुके हैं, ये जो वायर लगी होती नीचे वो कितनी होती है 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की। तो हमने यहां से निकाला बैलेंसिंग लेंथ, मतलब इसे यहां से एक 2 मार्क के क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लिया। अब देखो क्वेश्चन एक्चुअली था क्या, क्वेश्चन 2 कंडीशन वाला लिया था मैंने, ये तो 2 मार्क के क्वेश्चन की तरह सॉल्व कर लिए, तो आपको एनी टाइम आ जाएगा। एक्स आर दिया है एल निकालो, या एल आर दिया है एक्स निकालो, तो इस तरह से एक्स आर दिया था हमने एल निकाला। अब ऐसा हमने क्यों किया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है, डिटरमाइन करना है शिफ्ट इन नल पॉइंट। ये नल पॉइंट शिफ्ट कहां से होगा सर, नल पॉइंट क्या होता है आपको पता है, थ्योरी में हमने प्रैक्टिकली पढ़ा, टैपिंग कर करके क्या ढूंढते हैं, नल पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं बैलेंसिंग लेंथ का पॉइंट, करेक्ट है, जहां हमने L1 लिया है, जिस नल पॉइंट को हम लोग D बोलते हैं, टैपिंग जो की है, तो वही। अभी आपको बोल रहे शिफ्ट इन नल पॉइंट निकालो, नल पॉइंट का शिफ्ट मतलब क्या, चेंज चाहिए आपको। कब निकालो, किस केस के लिए निकालो, when the resistance of 20 ohm is shunted by another resistance of 20 ohm। रेजिस्टेंस ऑफ 20, सर 20 का कहा था लेफ्ट गैप में, तो लेफ्ट गैप में अभी जो आपका रेजिस्टेंस है वो कैसे कर रहे हो आप, वहां पर और 20 डाल रहे हो, बट कैसा 20 डाल रहे हो आप, उस 20 को डाल रहे हो शंट करा के, शंटेड मींस क्या है, पैरेलल। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू मैं यहां पर ले रहा हूं सेकेंड कंडीशन, इसलिए हमने बोला कि हमने 2 कंडीशन का क्वेश्चन लिया है, और वहां पर आपको शिफ्ट इन नल पॉइंट है। शिफ्ट मतलब क्या, चेंज, कितने से नल पॉइंट चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें 2 नल पॉइंट की वजह चाहिए। पहला L1 जैसे निकाला है, सेकंड वर्क का कौन निकालेंगे, L2, और फिर निकालेंगे उसका डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट इन नल पॉइंट। तो सुनो, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन हो क्या रहा है, ये जो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है, पहले डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर लूं या पहले आपको थ्योरेटिकली लिख के दिखा दूं। सेकंड कंडीशन में देखो क्या बोला है, ध्यान दो अच्छे से, डिटरमाइन करो शिफ्ट इन नल पॉइंट व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम इज शंटेड बाय अनदर। शंट का मतलब क्या होता है, पैरेलल। अब देखो 20 ओम का कहां लगा था आपका, लेफ्ट में लगा था, मतलब वो लेफ्ट की बात कर रहा है, और वो बता रहा है जो X2 है ना वो पैरेलल है, XP है, XP की तरह पैरेलल। कैसा पैरेलल है, 20 के साथ 20 क्या लगाया गया है, पैरेलल। जैसे यहाँ ओनली 20 ओम का था, वैसे 20 ओम नहीं, 20 के साथ 20 पैरेलल है। सर राइट गैप का दिया नहीं ना बेटा, जब तक फिजिक्स का सिंपल सा नियम है, जब तक दूसरे के बारे में बोला नहीं, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो यहाँ आर गया, राइट गैप का रहेगा कितना था, 30, यहाँ हमें कुछ बोला नहीं है, मतलब वो भी कितना रहेगा, 30 ओम ही रहेगा एज यूजुअल। तो हमें इस केस में कौन ढूंढना पड़ेगा, L2 ढूंढना पड़ेगा, L2 ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए अभी हम इसको कैसे करते हैं, यहां पर हम इसका डायग्राम भी रिप्रेजेंट कर देते हैं आपको, एक बेसिक सा तरीका। हमने ये बोला है कि हमारे लेफ्ट साइड वाला रेजिस्टेंस जो था जिसको X2, वो अभी पैरेलल में है, और वो पैरेलल कैसा है, 20 पैरेलल 20, तो ये ऐसे नहीं डाल पाएंगे। आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो पहले हमें XP की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 20 पैरेलल 20। राइट गैप का आपका रेजिस्टेंस वैसे का वैसा है R2, जो है आपके 30 ओम का, और हमें इस केस में देखना है कि हमारा नल पॉइंट कहां पर आता है, कितने लेंथ के लिए बैलेंस होता है। जब यहाँ का नल पॉइंट निकलेगा तब हम लोग निकाल पाएंगे शिफ्ट इन नल पॉइंट। तो हियर आई हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द L2। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर X2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ 20 पैरेलल 20 लिखा गया है। हियर जो X2 है उसको XP है, तो आपको पता है पैरेलल में रेजिस्टेंस कैसे ऐड होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं 1 अपॉन करके, ये दोनों पैरेलल में लगे, तो कैसे ऐड करेंगे इसको, अपन 1/R1 + 1/R2, 1/20 + 1/20, और 1/20 दोनों का बेस कैसा है, सेम, न्यूमरेटर ऊपर ऐड होगा 2/20, 2/20 मतलब 2 से डिवाइड किया 1/10, 1/XP की वैल्यू 1/10, इसका मतलब X2 जिसको ये अपन ने XP बोला, जब ये पलट जाएगा इसका उल्टा होगा, ये वैल्यू कितनी ओम आएगी बेटा, 10 ओम। तो जो आपने 20 पैरेलल विद 20 बोला, इसको सॉल्व करने पे लेफ्ट साइड की रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आ गई, 10 ओम आ गई। अब वो आपको मिला X2 बिकम्स XP की वैल्यू क्या है, ठीक है। ऐसे पैरेलल में सॉल्व करना है पहले, और अभी आप उसे लगाइए
फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, जो बेसिक फॉर्मूला है, और उसमें डाल के लगाइए। क्या लगाएंगे हम लोग? सेकंड कंडीशन के लगा रहे हैं तो फिर सेम हम लिखेंगे x2 बाय r2 इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2। इसका कैलकुलेशन यही निपटाएंगे। x2 की वैल्यू हमारे लिए है 10, R2 की वैल्यू हमारे लिए है वही 30, L2 अपॉन 100 माइनस L2। तो इसका कैलकुलेशन बार बार बोल रहा हूं, यही निपटाना है। 0 0 कैंसल, 1/3 इज इक्वल टू L2 बाय 100 माइनस L2। साइड में कैलकुलेशन निपटाता हूं मैं, क्रॉस करूंगा बेटा, मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मुझे मिलेगा 1 इंटू समथिंग सेम 100 माइनस L2, इधर में जाएगा, ये मिलेगा थ्राइस L2। तो देखो 100 इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसका कैलकुलेशन साइड में निपटा रहे, इसके ही बाजू में, इधर से इधर, ध्यान दिए जगह को देखते हुए। तो 100 इज इक्वल टू थ्राइस L2, ये L2 इधर जाएगा, वी विल गोइंग टू गेट 100 बिकम्स इक्वल टू 4L2, 4 से डिवाइड कर लेंगे तो सेकंड वाली बैलेंसिंग लेंथ हमारी कितने सेंटीमीटर पे आ रही है? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें मिलेगा चेंज इन नल पॉइंट। अब नल पॉइंट कितने से चेंज हुआ तो याद करो, पहली लेंथ कितनी थी आपकी? 40 सेंटीमीटर, सेकंड वाली कितनी आई बेटा? 25 सेंटीमीटर। तो हम निकालेंगे L1 माइनस L2 की वैल्यू, चेंज इन नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर माइनस 25 सेंटीमीटर, तो आपका नल पॉइंट आएगा 15 सेंटीमीटर। और देखो पहला नल पॉइंट L1 40 पे था, दूसरा 25 पे है, मतलब नल पॉइंट कहाँ शिफ्ट हुआ है? टुवर्ड द लेफ्ट। तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, कभी कभी ये भी एमसीक्यू में पूछते हैं, तो ये जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना। नल पॉइंट शिफ्ट कहाँ पर हुआ है? टुवर्ड्स लेफ्ट। अभी वैसे देखा जाए तो ये न्यूमेरिकल काफी सिंपल है, बट बच्चे जब एक साथ पूरा कंडीशन लिखते हैं तो काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसे एक साथ कंडीशन नहीं लिखते हैं, इस तरह सॉल्व करते हैं 1 बाय 1 कंडीशन। अगर एक साथ आप दोनों कंडीशन एक जगह लिख दोगे ना तो क्वेश्चन समझ में ही नहीं आएगा क्या है करके। तो इसलिए आपको इंडिविजुअल कंडीशन को लेना है, इंडिविजुअली सॉल्व करना है, क्योंकि क्या होता है कहीं ना कहीं कंडीशन में पैरेलल आएगा, कभी डायरेक्ट एडिंग आएगी, कभी कुछ आएगा। तो आपको ऐसे 1 बाय 1 सॉल्व करना है। पहली कंडीशन सॉल्व करो, दूसरी कंडीशन सॉल्व करो, इसलिए पहले फॉर्मूला लगा दो। दूसरी चीज, जब हमने आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया था तो आपको डायरेक्टली बोला था, ये थ्योरी के दौरान थोड़ा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन के नीचे थोड़ा पहले बता दूं, x बाय r का फॉर्मूला होता है L अपॉन 100 माइनस L। हम तो ये बिना सॉल्व करे आंसर बता सकते। कैसे? हमने आपको बोला था कि बेटा यहाँ पर ना इतना जबरदस्त सा काम है, क्योंकि न्यूमरेटर x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? L। मतलब अगर x बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? लेंथ बढ़ेगा। डायरेक्ट बढ़ने का मतलब क्या होता है? x बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, और अगर x की वैल्यू घटेगी तो लेंथ की वैल्यू घटेगी। आप खुद देख सकते हो, आपका पहले x कितना था? 20, बाद में x कितना हो गया? 10। तो देखो पहली बैलेंसिंग लेंथ बराबर 40 पे थी, दूसरी बैलेंसिंग लेंथ कहां पर थी? बराबर 25 पे थी। हमें ऑलरेडी पता था कि L2 की वैल्यू कैसे आने वाली है? कम आने वाली है, इसलिए बैलेंसिंग लेंथ पहली 40 पे मिली, क्योंकि यहाँ पर x बड़ा है। करेक्ट, यहाँ x बड़ा है, तो ये ध्यान देना है, जिसका x बड़ा उसका लेंथ बड़ा है। सर सेम यहां पर भी है, अगर रेजिस्टेंस आपका, अगर ये वैल्यू बढ़ेगी तो इधर भी बढ़ेगी। अभी हमारा यहाँ पर r के बारे में कुछ भी नहीं बोला था, मतलब r क्या था? कांस्टेंट। ओनली 1 वैल्यू चेंज हुई थी, x की वैल्यू पहले 20, 20 की क्या हो गई? आधा घट गई। करेक्ट, वैल्यू घटी, रेजिस्टेंस में इंपैक्ट सेम है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज, आपको हमने थ्योरी में इतना समझाया था कि देखो ये लेफ्ट गैप राइट गैप में सब जब लगाते हैं, उसके नीचे में अभी मैंने बोला कि जो वायर लगी है नीचे में, ये वायर कितनी की है बेटा? ये है 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर की। और हमारा ये फॉर्मूला इतना जबरदस्त है, ये खुद बोल रहा है x के अलॉन्ग L और नीचे में 100 माइनस L, मतलब x का टुकड़ा L को बैलेंस करेगा, 100 माइनस L का टुकड़ा R को बैलेंस करेगा। प्रोपोर्शन है यहाँ पे, मतलब जिस रेशो में लेंथ होती है ना, उस रेशो में क्या होता है? रेजिस्टेंस होते हैं। ऐसा कैसा? चलो चेक कर लो, ध्यान दीजिए। रेजिस्टेंस की वैल्यू आपकी कितनी थी? यहाँ पे इधर थी 20, इधर थी 30। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो देखो रेशो प्रोपोर्शन का पार्ट आपको देखना है कि मेरा आंसर कैसे आएगा। तो देखो 20/30 का रेशो क्या बनता है? 2:3।
2:3। तो 2:3 का फुल फॉर्म का 2 + 3 टोटल मिला के 5। आपकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर की, 100 के इक्वल 5 टुकड़े, एक टुकड़ा कितने का आएगा 20 का, 20 का 2 भाग ऊपर होगा। देखो बैलेंसिंग लेंथ बराबर कितनी आ गई, वहां से 40 आ गई ऊपर साइड में, करेक्ट। क्योंकि जिस रेशो में रेजिस्टेंस होगा उस रेशो में उसका लेंथ होगा। तो हमने क्या किया, रेजिस्टेंस का रेशो आपको दिखाया, देखो जो रेशो आपका आया था खुद आपने किया था, 20/30 बिकम्स 2/3, और 2/3 कितने में से, तो 2/3 का ये 5 क्या किया सर आपने, क्योंकि पूरी लेंथ 100 की है, तो ये जो रेशो है उसको रेशो को आपको जोड़ना पड़ेगा, 2 + 3 5, 100 के 5 टुकड़े, एक टुकड़ा 20 का। तो भैया 2 वाला भाग कितना होगा, 2 मतलब एक अगर पार्ट 20 का आ रहा है तो 2 पार्ट कितना बनेगा 40 का, 3 पार्ट कितना बनेगा 60 का बन जाएगा, ठीक है। उसी फॉर्म में नॉट ओनली लेफ्ट, पहली कंडीशन ही नहीं, आप दूसरी कंडीशन भी चेक कर सकते हो। दूसरी कंडीशन में क्या बना, ये बना 10 का और ये क्या बना 30, क्योंकि जैसे क्या ऐसा चेंज नहीं हुआ, देखो ये 10 की वैल्यू 30 की वैल्यू। अगर आप 10/30 करते जो आपने खुद निकाला, देखो 10/30 0 0 कैंसिल, रेशो बना 1/3, रेशो की टोटल कितनी बनी 1 + 3 मतलब 4। कहा डिवाइड होते हैं 100 सेंटीमीटर के लेंथ पे, तो 100 डिवाइड बाय 4, एक पार्ट कितने का आया 25 का, और देखो बराबर एक पार्ट मतलब 25, तो 3 पार्ट मतलब 75। तो वही के वही बैलेंस, ये सब काम में आएगा बेटा आपको, ये सब सीईटी केस में काम में आएगा। बिना सॉल्व किए हुए आंसर पता चल जाता है, रेशो निकला के आंसर पता चल जाता है क्या है करके, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि समझ लीजिए ये हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। L1 की वैल्यू यहाँ पर आपकी, क्योंकि रेजिस्टेंस बड़ा था तो बराबर उसी रेशियो में 2:3, आंसर देख, क्वेश्चन देखता रहा आंसर 2:3, 2 पार्ट उधर 3 पार्ट उधर, 100 सेंटीमीटर का टुकड़े कर दूंगा मैं, 2 पार्ट उधर कर दूंगा 3 पार्ट इधर कर दूंगा, तो 22 40, 23 60, इधर का भाग 40 है, मतलब अनडाउटेडली इधर का भाग कितना होगा बेटा 60 होगा, ठीक है। सेम आपको जब ये 2010 हुआ तो L2 की वैल्यू कितनी आ गई 25, लेफ्ट साइड से 25, तो राइट साइड से कितनी होती है 75, क्योंकि अपन टैपिंग कहां से शुरू करते हैं लेफ्ट से, बैलेंसिंग पॉइंट कहां से ढूंढते हैं लेफ्ट से, करेक्ट है। इसलिए हमने आपको बोला कि ये 40 तक फैला हुआ है और ये 25 तक, इसका मतलब 15 से आपका नल पॉइंट कहां पर गया लेफ्ट हैंड में, तो शिफ्ट इन नल पॉइंट में मैंने लिखा है 15 सेंटीमीटर कहां गया टुवर्ड्स लेफ्ट गया, ठीक है। अभी एक और सेकंड वाला एग्जाम्पल कुछ ऐसा ही है, जल्दी हो जाएगा अभी समझने के बाद, ध्यान दो। सेकंड एग्जाम्पल क्या है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स को कनेक्ट किया गया है लेफ्ट गैप में और नोन रेजिस्टेंस आर को कनेक्ट किया गया है राइट गैप में, किसके रे बेटा मीटर ब्रिज की बात चालू है। तो अगेन वही, क्योंकि हमें मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आया, वी विल स्टार्ट विद, वी नो सीधा फॉर्मूले से, फॉर अ मीटर ब्रिज की कंडीशन शुरू है। मीटर ब्रिज का फॉर्मूला क्या होता है, x/r = L/100 - L, जहां बार बार आपको हमें थ्योरी का पोर्शन याद रखना है। x का मतलब लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस, r का मतलब राइट गैप का रेजिस्टेंस और L इक्विवेलेंट बैलेंसिंग लेंथ है। अब पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन वही बोल रही है कि अननोन रेजिस्टेंस x लेफ्ट में लगा है और राइट गैप में नोन r, नाम वही दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लगाते हैं फॉर फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, x1 की वैल्यू x ही रखी, r1 की वैल्यू r ही रखी, ठीक है। और आपको बोल दिया उन्होंने कि बैलेंस पॉइंट कहां मिल रहा है, केस खत्म नहीं हुई हो, क्योंकि वो वेरिएबल में देते तो कुछ नंबर में दिया, बैलेंस पॉइंट मिल रहा है 60 सेंटीमीटर कहां से लेफ्ट हैंड से, मतलब इस केस के लिए बैलेंसिंग लेंथ दे दी, बैलेंसिंग लेंथ की वैल्यू कितनी बता दी 60 सेंटीमीटर, कहां से लेफ्ट हैंड से, 60 सेंटीमीटर फॉर लेफ्ट हैंड, तो L1 की वैल्यू देके रख दी है, ठीक है। सो आई विल अगेन ड्रॉ द डायग्राम आपके लिए। डायग्राम इसलिए बना रहे हैं कि आपको क्लैरिटी रहे कि सॉल्व कैसे हो रहा है क्वेश्चन। x1 की वैल्यू x ही है, r1 की वैल्यू r ही है, मतलब कोई नया चेंज नहीं किया, लेकिन सिर्फ आपको लेफ्ट हैंड से जो है इसका बैलेंसिंग लेंथ दे दिया। L1 की वैल्यू आपको बता दी और वो L1 की वैल्यू उन्होंने दे दी 60 सेंटीमीटर है लेफ्ट हैंड से करके। तो चलो इसको हम यूज कर देते हैं हमारे फॉर्मूले में, जितना हमारे पास डेटा आया उसको सॉल्व करना बढ़ जाने का। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए, x
1/r, 1 किसके लगा रहा हूं बिकॉज फर्स्ट कंडीशन, तो पहले तो मैं वही लिखूंगा अपॉन L1/100 माइनस L1, फिर मैं अपनी वैल्यू डालूंगा, x1 की वैल्यू x है, ठीक है, r1 की वैल्यू re है, L1 की वैल्यू 60 है, अपॉन 100 माइनस 60, तो x1/r इज इक्वल टू 60 डिवाइड बाय 40, 0 0 हो जाएगा, क्या है, आई थिंक 20 से ही भाग लग जाता है, यस डेफिनेटली, क्योंकि 60 और 40 दो नंबर है आपकी 20 के टेबल में आ जाएंगे आराम से, 22 जा 23 जा, तो यहां से आपको x/r का वैल्यू मिल रहा है बेटा 3/2। अगर x/r की वैल्यू मिल रही है ना, तो दोनों तो आंसर में नहीं, क्योंकि दोनों वेरिएबल है अपने पास, अपने को ढूंढना x और r ही है। एक काम करो, एक की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकाल लो, x का वैल्यू क्या होगा 3/2 इंटू r, कहीं ना कहीं ये काम में आ जाएगी आपको, क्योंकि यहां से डायरेक्ट तो आंसर मिलना नहीं है जब तक पूरी केस नहीं लगती है तब। तो हमारा आंसर आया 3/2 इंटू r, x का वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इन द फॉर्म ऑफ अदर, x की वैल्यू किसके फॉर्म में निकाली, r के फॉर्म में। जब भी कभी डायरेक्ट वैल्यू निकलती है वेरिएबल वाले क्वेश्चन में ऐसा ही करना होता है। अब देखो सेकंड कंडीशन क्या है, अब चलते हैं दूसरे कंडीशन में। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, पहले हमने बोला, हमने कंडीशन वाले क्वेश्चन उठाए बड़े वाले जो पेपर में पूछे जाते हैं, देखो सेकंड कंडीशन यहां शुरू हो रही है, व्हेन r इज, डायरेक्ट बोला है बेटा इंक्रीज बाय 2 ओम, बड़ा इजी लिखा है, अभी r बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 2 ओम से, सीधा इंक्रीज, इंक्रीज मतलब बढ़ रहा है, प्लस हो रहा है ना, मतलब सीरीज में ऐड कर रहा है, तो देखो सुनो, r इंक्रीज, बैलेंस पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 10 सेंटीमीटर से, लेफ्ट का कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, व्हेन r इंक्रीज बाय, करेंगे हम लोग कितने से, 2 ओम से, r को 2 से बढ़ाना है, तो x2 की वैल्यू x ही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं है, r को हम बढ़ा रहे हैं, r2 इज इक्वल टू क्या होगा, पुराना कितना था r, उस r में हमारे पास कितना ऐड हो जाएगा 2, r2 की वैल्यू बनेगी r+2, इंक्रीज बोला है, इंक्रीज मतलब डायरेक्ट ऐड किया गया है, तो ये डायग्राम को सबसे पहले लिख दे रहा हूं, r2 की वैल्यू r+2 बन जाएगी। और इस केस में आपको बोला है, देखो नल पॉइंट शिफ्ट बाय 10, सर इस शिफ्ट को कैसे यूज करें, देख बेटा अभी मैंने बताया कि बैलेंसिंग लेंथ क्या होती है रेजिस्टेंस के हिसाब से, आपका अभी लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस x का x ही है, कौन बड़ा है, ये बढ़ गया है, ये बढ़ेगा तो इधर से लेंथ बढ़ेगा, इसका मतलब अगर ये बढ़ेगा तो पहले इधर 60 था, मतलब इधर कितना था 40, करेक्ट, इस साइड की लेंथ बढ़ेगी बेटा आपकी, इधर से बढ़ेगी क्योंकि r बढ़ गया, इसका मतलब आपकी जो नल पॉइंट शिफ्ट हुआ है 10 से, वो 10 से इधर आया होगा 40 होगा, तो लेफ्ट साइड से कितना आया होगा 50, उधर से 10 मतलब बड़ा होगा, तो L2 की वैल्यू कितनी बनेगी 50 बनेगी, ठीक है। वन मोर टाइम बता रहा हूं, ध्यान देना है, ये L1 हमारा 60 था क्योंकि x की वैल्यू इतनी थी, यहाँ r था, हमने क्या बोला ये r+2 से बढ़ा, अगर ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये गैप बढ़ेगी, यहाँ उन्होंने बोला है कि नल पॉइंट शिफ्ट हो रहा है 10 से, तो ये 10 से आगे, क्योंकि यहाँ 40 पे था तो इधर 50 पे आ जाएगा, 10 से शिफ्ट हो जाएगा, मतलब लेफ्ट से कितनी मिलेगी 40, हमें उधर से नहीं इधर से चाहिए, हमने इसलिए इधर से लिखा, उधर से 50, तो बचा हुआ इधर से भी कितना रहेगा 50, भी टोटल वैल्यू कितनी होती है 100, है ना। वन मोर टाइम आई एम राइटिंग हियर कि जो पार्ट था L1 यहाँ 160 था, तो मेरा बोलना है कि 100 माइनस L1 की वैल्यू कितनी थी 40, और क्योंकि वो बोल रहा है कि 10 से शिफ्ट हुआ, अगर ये 40 था तो 10 से लेफ्ट में आएगा ऐसा, तो ये 10 + 40 50 होगा, इसलिए इस साइड से भी कितना रहेगा 50 रहेगा, 50 रहेगा। अभी हम इसको इस्तेमाल करते हैं, देखो वो गिवन को मैं नीचे लिख देता हूं, x2 की वैल्यू x ओम ही है, r2 बिकम्स r+2 ओम है, और L2 बिकम्स इज इक्वल टू 50 है। बस इसे डालो अपने कंडीशन में और इस्तेमाल करके आंसर निकाल लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर ए। देखो इक्वेशन नंबर ए सेकंड कंडीशन में लगा रहे हैं, तो पहले तो x2/r2 के फॉर्म में लिखूंगा, x2/r2 इज इक्वल टू L2 अपॉन 100 माइनस L2, x2 की वैल्यू x है, r2 की वैल्यू r+2 है, x2 की वैल्यू x है, r2 की वैल्यू r+2 है, L2 कितना है 50, और 100 माइनस L2 50, 100 में से 50 चलेगा, कितना मिलेगा 50 ही मिलेगा, क्योंकि अगर ये 50 है तो इधर साइड वाला 100 माइनस L2, क्योंकि L2 50 है, तो 100 माइनस L2 ये आपके सामने 40 और 10, ये बन जाएगा 50, तो 50-50 हो गया कैंसल, x/r2 इज इक्वल टू 1, क्रॉस करेंगे तो x की वैल्यू आपको मिलेगी r+2। अभी बोलोगे अभी तक आंसर मिले ही नहीं, अब मिलेंगे ना बेटा, इस जगह x की वैल्यू आप चाहो तो वहां क्या कर सकते हो, यूज
आपको एक्स और आर ही निकालना है। जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन नंबर, ये देखो इक्वल टू दे रहा हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 चलते हैं। एक्स की वैल्यू वहां डाल देता हूं 3/2r, इधर में r है +2, r आएगा r की तरफ, 3/2r माइनस 1 टाइम्स r, 3/2 मतलब 1.5, 1.5 से 1 टाइम्स r गया, 1 मतलब हाफ टाइम, क्रॉस करके भी दे सकते हो ऐसे, 3r माइनस 2r, 1/2r इज इक्वल टू 2, अपॉन का 2 क्रॉस कर लेगा, तो इस तरह से r की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 4 ओम मिल गया r, अननोन रेजिस्टेंस। हाँ, r निकल गया तो वापस आपको x निकालना है, और एक बार जाओ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में, ये देखो x की वैल्यू है आपकी 3/2 इंटू r की वैल्यू है ये 4, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, इस तरह से x नाम का अननोन रेजिस्टेंस में निकल जाएगा 6 ओम। तो ऐसे क्वेश्चंस मीटर ब्रिज में आते, जब भी आते तब कंडीशनल क्वेश्चंस आते हैं और इस तरह सॉल्व करना पड़ता है। अगर शंटेड बोला तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, डायरेक्टली इंक्रीज बोला या एडेड बोला इंक्रीज बाय, इसका मतलब प्लस करना है, सीरीज कॉम्बिनेशन का पार्ट होता है। ठीक है, तो इस तरह से मीटर ब्रिज क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ध्यान देना है, कंडीशन वाइज जाना है, एक एक करके लगाने हैं, और ये बड़े वाले क्वेश्चन ही हमने लिए, छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना इजीली आ जाएगा।